नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन, मोदी को मिलेगी मजबूत टक्कर। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस विधायकों पर बड़ी कार्यवाही, कांग्रेस विधायक सदन की कार्यवाही से सस्पेंड। और वडोदरा गैस लिमिटेड के स्टेशन पर गैस रिसाव, टल गई बड़ी अनहोनी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने मजबूत गठबंधन कर मोदी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। आज गुरुवार 22 अगस्त को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी 90 सीट्स पर दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। सीटों को आज रात तक फाइनल कर लिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि हम फिर से सत्ता में आएंगे। हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करना और इसे वापस राज्य का दर्जा दिलाना सबसे जरूरी है। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। अब उनकी छाती 56 इंच की नहीं रही, वे कंधे झुकाकर चलते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव में गठबंधन तभी होगा जब कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को इज्जत मिलेगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर हम जम्मू कश्मीर चुनाव जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। आप लोग हमारे लड़ते हो और ये विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा के बीच में लड़ाई है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत फहमी में मत हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐसे ये करवा दिया। ये आपकी देन है, आपका काम है। और मैं तो पार्लियामेंट में बैठता हूं, मुझे तो बिल्कुल सामने दिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो कॉन्फिडेंस थी उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको इतना साइकोलॉजिकल टेंशन दिया कि उनकी साइकोलॉजी कोलैप्स कर गई। और वो जो प्रधानमंत्री थे, सच्चाई है पूरा देश देख पा रहा है, जो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जिनका ऊपर था, वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। और ये आप लोगों का काम है। क्यों? क्योंकि कठिनाई के समय, जब कठिनाई थी, जब आपकी विचारधारा पर आक्रमण हो रहा था, तो आप लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए घूम रहे थे। यह सच्चाई है। बहुत सारे लोग झंडा फेंक कर भाग गए। आप नहीं गए, आप खड़े रहे। आपने लाठी खाई, गोली खाई, गाली खाई, मगर आप 1 इंच पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर कहता हूं। गुजरात विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से सवालों के जवाब मांग रहे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सदन की कार्यवाही से सस्पेंड कर दिया गया। गुजरात के गांधीनगर विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसमें आज काफी हंगामा देखने मिला। सत्र की शुरुआत के साथ ही 21 मिनट तक काफी अफरा तफरी देखी गई। कांग्रेस के विधायकों द्वारा आरोप लगाए गए कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में कोई सवालों के जवाब नहीं देती है। बैनर्स लेकर कांग्रेस विधायकों ने
काफी हंगामे के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के साथ विधानसभा गृह से कांग्रेस के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कांग्रेस विधायकों को सस्पेंड करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बहुमत के आधार पर कांग्रेस विधायकों को एक दिन के लिए सदन की कार्यवाही से सस्पेंड किया गया है, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई है। વિધાનસભાનું સત્ર જે આજે મળી રહ્યું છે એ ગત બજેટ સત્ર પછી બંધારણની જોગવાઈ મુજબ 6 મહિને ફરજિયાત સત્ર બોલાવવાનું થાય, એટલે આ જે સત્ર છે કોઈ ઓચિંતા બોલાવવામાં આવેલું સત્ર નથી। આ સત્ર બંધારણની જોગવાઈ મુજબ 6 મહિનાની સમય મર્યાદામાં બોલાવવામાં આવેલું સત્ર છે। અમે 30/7 મુખ્યમંત્રીને સ્પીકરને પત્ર લખ્યો હતો કે બંધારણની જોગવાઈ મુજબ જ્યારે સત્ર બોલાવો છો તો 21 દિવસ પહેલા એની જાહેરાત કરો, જેથી કરીને સભ્યો તારાંકિત પ્રશ્નો કરી શકે। પણ આ ચર્ચાથી ભાગતી, ભ્રષ્ટાચાર છુપાવતી સરકારે 21 દિવસ પહેલા સત્રની જાહેરાત ના કરી અને થોડા દિવસની નોટિસથી જાહેરાત કરી, જેથી કરીને આ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ તારાંકિત પ્રશ્નો ના કરી શકે। ટૂંકી મુદતનો પ્રશ્ન પૂછવો પડે। એ ટૂંકી મુદતના પ્રશ્નોમાં પણ અધ્યક્ષશ્રી કે સરકાર કહે છે જરા હિસાબ આંકડા જોશો તો ભાજપ કરતા કોંગ્રેસના પ્રશ્નો વધારે પૂછાયેલા છે અને આમાં કોઈ પ્રોરેટા હોતો નથી। દરેક સભ્યએ 3 પ્રશ્નો પૂછવાની એની મર્યાદા છે। એ 3 પ્રશ્નો પૂછાય, વધારે પ્રશ્નો હોય તો એનો ડ્રો થાય છે। ડ્રોમાં જેનો નંબર આવે એ મુજબ એની ચર્ચા થાય છે અને 1 કલાકનો પ્રશ્નોત્તરીનો સમય હોય છે। આજે 1 કલાકનો પ્રશ્નોત્તરીનો સમય હોય અને ફક્ત 2 પ્રશ્નો દાખલ થાય અને એ પણ ભાજપની વાહવાહી કરવા વાળા ભાજપના જ સભ્યોના પ્રશ્નો દાખલ થાય। અમારી પાસે પૂરતા પુરાવા છે કે પૂરતી સંખ્યામાં નિયમની જોગવાઈ મુજબ ચોક્કસ સમય મર્યાદામાં તાકીદના અગત્યના પ્રશ્નો અમે પૂછેલા છે। તેમ છતાં સરકારનો ભ્રષ્ટાચાર, ગેરવહીવટ ને એમની મિલીભગત બહાર ના પડે, ખુલ્લી ના પડી જાય, બેનકાબ ના થઈ જાય, એટલા માટે કોંગ્રેસના સભ્યોના પ્રશ્નોના જવાબ અમે નહીં આપીએ એવું મંત્રીઓ લખીને આપે છે અને ટૂંકી મુદતની જે જોગવાઈ છે એ મુજબ એ પ્રશ્નો નામંજૂર કરવામાં આવે છે। આ પ્રશ્નો ફરી કહું છું કે અધ્યક્ષ નામંજૂર નથી કરતા, પણ આ બહુમતીના જોરે સરકારમાં બેઠેલા જે મંત્રીઓ પોતાનો ગેરવહીવટ ને ભ્રષ્ટાચાર ખુલ્લો ના પડે એટલા માટે એમના દ્વારા ના પાડવામાં આવે છે અને એમનો ગેરવહીવટ, ભ્રષ્ટાચાર છુપાવવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે। 7 કરોડ જનતાના ટેક્સના પૈસાથી આ સરકારની તિજોરી ભરાય છે, સરકારનું બજેટ બને છે। આ લોકશાહીનું મંદિર વિધાનસભા ગૃહમાં જે પણ કાર્યવાહીનો ખર્ચ થાય છે એ પ્રજાના ટેક્સના પૈસામાંથી થાય છે। મુખ્યમંત્રીને, મંત્રીમંડળના સભ્યોને, બધા જ અધિકારીઓનો પગાર પણ પ્રજાના ટેક્સમાંથી ચૂકવાય છે અને એ લોકશાહીના મંદિરમાં પ્રજાને જે તકલીફો છે તમામ કોંગ્રેસના પ્રશ્નો દાખલ કરવામાં નથી આવતા। ફક્ત સરકારની વાહવાહી કરવા વાળા, સરકારને ખોટા રીતે પ્રોત્સાહિત કરવા વાળા પ્રશ્નો થોડા દાખલ કરીને ગૃહને ચલાવવાનો પ્રયત્ન થાય છે। પ્રજાની જે તકલીફ, દર્દ, પીડા છે એનો અહીંયા વિપક્ષ રજૂ ના કરી શકે એટલા માટે આ કોંગ્રેસ પક્ષના ધારાસભ્યોના પ્રશ્નો નામંજૂર કરવામાં આવે છે, કાઢી નાખવામાં આવે છે। એક તો ચર્ચામાંથી ભાગતી આ સરકાર ફક્ત બતાવવા પૂરતું 3 દિવસનું સત્ર બોલાવે છે। અમે માંગણી કરી હતી 10 દિવસનું સત્ર બોલાવો, પણ ચર્ચાથી ભાગતી, પોતાનો ભ્રષ્ટાચાર ને ગેરવહીવટ છુપાવવા માટે આ સરકાર સત્ર પણ લાંબુ નથી બોલાવતા, વિપક્ષના ધારાસભ્યોને બોલવાની તક પણ નથી આપતા અને પ્રજાલક્ષી પ્રશ્નોને પણ પૂછવા માટે દાખલ પણ નથી કરતા। ત્યારે આ લોકશાહીના મંદિરમાં બહુમતીના જોરે આ સરકાર લોકશાહીની હત્યા કરી રહી છે અને એના વિરોધમાં પ્રજાના અવાજને રજૂ કરવાની તક નથી આપતા, કોંગ્રેસના પ્રશ્નોને કાઢી નાખવામાં આવે છે, એના વિરોધમાં આજે અમે વોકઆउટ કર્યો છે। गुजरात के वडोदरा में गैस स्टेशन पर गैस रिसाव की घटना सामने आने पर पल भर के लिए हड़कंप मच गया। वडोदरा के गाजरावाड़ी फायर स्टेशन निकट वडोदरा गैस लिमिटेड का स्टेशन है।
यहाँ सीएनजी गैस भराने आई गाड़ी के एक सिलेंडर से गैस रिसाव होने से हड़कंप मच गया। फौरन दमकल विभाग भी मौके पर पहुंचा और इसी दौरान गैस विभाग के इंजीनियर्स ने समय रहते ही गैस रिसाव बंद कर दिया, जिससे बड़ी दुर्घटना घटते घटते रह गई। गैस ऑफिस की जे बारीओ छे तेना ગેસ સ્ટેશન જે છે વડોદરા ગેસ લિમિટેડનું ત્યાં આગળ વિવિધ ગાડીઓમાં આપણે ગેસ ભરતા હોઈએ એલસીબી ગાડીઓમાં અને બહાર મોકલીએ છીએ। એક જમ્બો ગાડીનું અમારું એનું પ્રી ટેસ્ટિંગ ચાલતું હતું, એનું મેન્ટેનન્સ ચાલતું હતું અને મેન્ટેનન્સ દરમિયાન એક લાઇન એમાં વિવિધ પ્રકારની અંદર અલગ અલગ જોઈન્ટ થયેલી સ્ટીલની પાઇપલાઇનો હોય, પ્રેશરાઇઝ થઈ પ્રેશરાઇઝ થવાથી એ બારણું તૂટ્યું અને નજીકમાં જે બારી હતી એ બારીને વાગવાથી એના બારીના કાચ તૂટી ગયા। તાત્કાલિક બધી લાઈનો બંધ કરી દેવામાં આવી। ગેસ જે હતો લાઈનોમાં તે બધો બંધ કરી દેવામાં આવ્યો। બાજુમાં જ અડીને જ ફાયર બ્રિગેડ છે, તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડની ગાડી સ્ટાફ સાથે પહોંચી ગઈ, પણ કોઈ જાતનો એવો બનાવ બન્યો નથી। આનાથી કોઈ વ્યક્તિ નથી ઘાયલ થઈ, નથી કોઈ બીજો અન્ય કોઈ પ્રોબ્લેમ થયો। ગાજડી ફાયર બ્રિગેડની બિલકુલ બાજુમાં સીએનજી પંપનું સ્ટેશન છે, જે આઈસરો જે સિલિન્ડરો ભરવા આવી હતી એમાંથી ફૂલ લોડેડ સીએનજી ગેસ ભરાયા પછી એક સિલિન્ડરનો વાલ લીકેજ થતા ધડાકા હાથે બહાર નીકળી ગયેલ હતું અને ગેસ સ્ટેશન બાજુમાં છે, એમના પોતે એન્જિનિયર આવીને બધા વાલ બંધ કરી દીધેલ છે અને બધું સુરક્ષિત છે, કોઈને જાનહાનિની ઘટના થયેલ નથી અને બારીના કાચ છે વાइब्रेशन મારવાના હિસાબે બધા કાચ તૂટીને બહાર પડેલા છે। આજે વેર વિખેર દેખાય છે। कोलकाता रेप मामले, देश भर में चल रही डॉक्टर्स की हड़ताल सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश के बाद खत्म कर दी गई है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में आज 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद एम्स के डॉक्टर्स ने 11 दिन से चल रही हड़ताल खत्म कर दी है। इससे पहले सीजेआई ने कहा था कि डॉक्टर काम पर लौट आए। अस्पतालों की स्थिति जानता हूं, मैं खुद एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूं जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था। वापस आने के बाद आप पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सीजेआई ने कहा कि हमें बताया गया कि डॉक्टर काम पर वापस जाने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकारें डॉक्टर्स के लिए कुछ सुरक्षा इंतजाम कर सकती हैं। हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय निर्देश देते हैं कि वे राज्य के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये एक्सरसाइज 1 हफ्ते में पूरी हो जानी चाहिए। राज्य 2 हफ्ते के अंदर इसे लागू करें। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। जस्टिस जेबी पार्डीवाला ने कहा कि कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। जांच में ऐसी लापरवाही हमने 30 साल के कैरियर में नहीं देखी। अब मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। विदेशी देशों और उनकी सरकार से करीबी मित्रता रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से 2 दिनों के लिए पोलैंड दौरे पर हैं। पोलैंड दौरे के दौरान आज गुरुवार को राजधानी वॉर्सो में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ। यह भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की धुन के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोदी ने पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। टस्क ने पीएम मोदी के लिए लंच भी होस्ट किया। शाम को राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलने के बाद मोदी ट्रेन के जरिए यूक्रेन के लिए रवाना हुए। इससे पहले बुधवार को शाम करीब 5:30 बजे मोदी पोलैंड पहुंचे थे। यहाँ भारतीय समुदाय ने होटल में उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने जामनगर के जम साहिब महाराज दिग्विजय सिंह जी जाडेजा के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने रात करीब 11 बजे भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि 45 साल बाद कोई भारतीय पीएम पोलैंड आया है। कुछ अच्छे काम मेरे नसीब में ही लिखे हैं। पहले की सरकारों की नीति रहती थी कि दूरी बनाए रखो। हमारी नीति ये है कि हमें सभी देशों से करीबी रिश्ते बनाए रखने हैं। साथियों, मेरा तो जाम साहब के परिवार से काफी मिलना जुलना रहा है। मुझ पर उनका अपार स्नेह रहा है। कुछ महीने पहले भी मैं वर्तमान जाम साहब से मिलने गया था। उनके कमरे में पोलैंड से जुड़ी एक तस्वीर आज भी है
और मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि जाम साहब के बनाए रास्ते को पोलैंड ने आज भी जीवंत रखा है। दो दशक पहले जब गुजरात में भीषण भूकंप आया था तो जामनगर भी उसकी चपेट में आ गया था। तब पोलैंड सबसे पहले मदद के लिए पहुंचने वाले देशों में से एक था। यहां पोलैंड में भी लोगों ने जाम साहब और उनके परिवार को भरपूर सम्मान दिया है। ये प्यार वॉर्सो में गुड महाराजा स्क्वायर में साफ साफ दिखता है। कुछ देर पहले मुझे भी दोबरे महाराजा मेमोरियल और कोल्हापुर मेमोरियल के दर्शन का सौभाग्य मिला है। इस अविस्मरणीय घड़ी में मैं एक जानकारी भी आपको देना चाहता हूं। भारत जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इसके तहत भारत 20 पोलिश युवाओं को हर साल भारत आने के लिए आमंत्रित करेगा। इससे भारत के बारे में पोलैंड के युवाओं को और ज्यादा जानने का मौका मिलेगा। साथियों, यहां का कोल्हापुर मेमोरियल भी कोल्हापुर के महान राजघराने के प्रति पोलैंड की जनता का श्रद्धाभाव है, एक ट्रिब्यूट है। महाराष्ट्राच्या नागरिकांच्या आणि मराठी संस्कृतीच्या प्रती पोलैंडचे नागरिकांनी व्यक्त केलेला हा सन्मान आहे। मराठी संस्कृतीत मानव धर्म आचरणाला सर्वात अधिक प्राधान्य आहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से कोल्हापुर की रॉयल फैमिली ने वलीवड़े में पोलैंड की महिलाओं और बच्चों को शरण दी थी। वहां भी एक बहुत बड़ा कैंप बनाया गया था। पोलैंड की महिलाओं और बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए महाराष्ट्र के लोगों ने दिन रात एक कर दिया था। साथियों, आज ही मुझे मोंटे कैसीनो मेमोरियल पर भी श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला है। ये मेमोरियल हजारों भारतीय सैनिकों के बलिदान को भी, उनकी भी याद दिलाता है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि कैसे विश्व के हर कोने में भारतीयों ने अपना कर्तव्य निभाया है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। एक कहावत है, जो गड्ढा खोदता है वही इसमें गिरता है। लेकिन वडोदरा के कॉरपोरेशन द्वारा खोदे गए गड्ढों का शिकार आम नागरिक बन रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में दिनेश मिल रोड 4 रास्ता से अकोटा पुलिस लाइन जाने वाली सड़क पर एक ट्रक फंस गया। दरअसल कॉरपोरेशन द्वारा विकास कार्यों के बाद गड्ढों को सही रूप से नहीं भरा जाता है, जिसकी वजह से कई बार अप्रिय घटनाएं सामने आती हैं। ऐसा ही कुछ अकोटा में भी देखा गया, जहां सड़क किनारे की कीचड़ में डंपर चालक फंस गया, जिसे बचाने के लिए तरह तरह की कोशिश की गई, लेकिन डंपर बाहर नहीं निकलने से डंपर चालक परेशान हुआ। वडोदरा में खोखली सड़कों की ये कहानी रोज सामने आती ही रहती है, जिसमें कॉरपोरेशन और कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही का खामियाजा वाहन चालक उठाते हैं। भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अलका लांबा गुजरात के अहमदाबाद पहुंची। यहाँ इन्होंने महिला सुरक्षा और महिलाओं पर होते अत्याचार समेत के मुद्दों पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया। चौथा स्तंभ आज भी हर चुनौती के बाद मजबूती से खड़ा हुआ लोकतंत्र की इस आवाज को देख रहा है, सुन रहा है और जनता तक पहुंचा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 27 राज्यों का मैंने पिछले 6 महीने में दौरा किया। गुजरात एक राज्य बाकी था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज मेरा पहली बार आना हुआ है। हमारी राज्य कार्यकारिणी की तुरंत बैठक इसके बाद शुरू होने वाली है। पूरे गुजरात की महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष जेनी बहन हमारी अध्यक्ष है, यहाँ पर पहुंच चुकी है और आज हम सब दिन भर बैठकर महिला कांग्रेस के संगठन की मजबूती पर बात करने आए हैं। इसी के साथ सेवा दल की एक न्याय यात्रा गुजरात के लोगों को, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए चल रही है। उस यात्रा में आज मैं कांग्रेस मुख्यालय से शामिल होंगी और साबरमती आश्रम तक बापू को श्रद्धांजलि देते हुए एक बार फिर से हम ये प्रण लेंगे कि गुजरात के लोगों को न्याय का हक मिलने तक उनकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। तीसरा, आज की प्रेस वार्ता का सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश भर में आज 22 अगस्त को देश के हर राज्य, हर राजधानी, हर बड़े छोटे शहर में ईडी के दफ्तरों को घेर कर आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन और धरने हो रहे हैं। ईडी के दफ्तर का घेराव क्यों किया जा रहा है? पिछले 10 साल में इस कुशासन तानाशाही के दौर में
आपने देखा कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया गया। उसी के तहत हिंडनबर्ग की एक खबर आती है, एक रिपोर्ट पहले भी आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, जांच का आदेश दिया कि हिंडनबर्ग की खबर बताती है कि अडानी की शेल कंपनियों में पैसा लगा है। बार बार सदन के अंदर, सदन के बाहर कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी तस्वीरें दिखा दिखा के पूछते रहे, प्रधानमंत्री मोदी जी, अडानी से आपका क्या रिश्ता है और आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है? अडानी की शेल कंपनियों में लगा 20,000 करोड़ किसका है? कोई जवाब नहीं, कोई जांच नहीं। सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है सेबी को कि सेबी इसकी जांच करे और सुप्रीम कोर्ट को सूचित करे कि इसमें हेराफेरी, कालाधन, इन सब चीज का भ्रष्टाचार है या नहीं। सेबी 18 महीने का लंबा इंतजार और जांच के नाम पर झूठ सुप्रीम कोर्ट को बोलता है। आंध्र प्रदेश की फार्मा कंपनी में भीषण ब्लास्ट में कई लोगों की जान चली गई है। आंध्र प्रदेश में अनाकापल्ले जिले की एक फार्मा कंपनी में अचानक ब्लास्ट के बाद आग लग गई। हादसे में प्रशासन ने 17 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि 36 लोग जख्मी हैं। सभी को जिले के एनटीआर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना अच्युतापुरम सेज स्थित फार्मा कंपनी एसकी एनटीआर के प्लांट में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले कंपनी के रिएक्टर के पास आग दिखी, फिर तेज धमाका हुआ। इससे बिल्डिंग के पहले फ्लोर का स्लैब ढह गया। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि घायलों की संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि फैक्ट्री में 381 से ज्यादा कर्मचारी 2 शिफ्ट में काम करते हैं। घटना के समय ज्यादातर कर्मचारी लंच पर गए थे, जबकि अधिकारियों ने इस पर बताया कि सॉल्वेंट ऑयल पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर पंप किया जा रहा था, तभी लीकेज हुआ और आग लग गई। इससे 500 किलोमीटर के कैपेसिटर रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ और कई लोग मारे गए। गुजरात के वडोदरा के कारेलीबाग में स्थित ब्राइट स्कूल में जन्माष्टमी का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। वडोदरा के कारेलीबाग वीआईपी रोड पर ब्राइट स्कूल है, जहां जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में प्ले सेंटर में विशेष सेलिब्रेशन आयोजित किया गया, जिसमें कृष्ण कन्हैया के जीवन की विभिन्न लीलाओं को बच्चों ने सुंदर रूप से प्रस्तुत किया, जिसमें रासलीला, नागदमन, माखन चोरी, ब्रह्मांड दर्शन, गीतासार और कृष्ण की नटखट लीला के साथ साथ मटकी फोड़ जैसे कई अवसरों को शामिल किया गया। जन्माष्टमी के मौके पर गोविंद आला डांस पर मटकी फोड़कर बालकृष्ण की लीलाओं को बच्चों के समक्ष पेश किया गया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन की ओर से शैरवी शाह, स्वरा शाह, कल्पना पंचाल, रीटा शाह समेत के पदाधिकारी और शिक्षकों के साथ साथ छात्रों और अभिभावकों की उपस्थिति रही। ब्राइट प्ले सेंटर कारेलीबाग में प्रेप के बच्चों का जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन का प्रोग्राम था। बच्चों ने खूब अच्छी तरीके से इसमें डांस परफॉर्मेंसेस और डायलॉग्स बोले। कान्हा से कृष्णा ये प्रोग्राम था। श्री कृष्ण के जन्म से लेके ये रास लीला, मटकी फोड़ जैसे कई अलग अलग उन्होंने प्रस्तुति दिखाई। पेरेंट्स भी काफी नंबर में हमारे साथ मौजूद थे और बच्चों के कॉस्ट्यूम्स और कलरफुल मेकअप देख के सभी को जन्माष्टमी की ये सेलिब्रेशन का उत्साह बहुत अच्छे से आया और ये काफी अच्छा प्रोग्राम रहा।
सभी लोगों ने मिलके बहुत अच्छे से एंजॉय किया। हमने कृष्ण जी की आरती भी की और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग जन्माष्टमी सून। गुजरात के स्मार्ट सिटी कहे जाते वडोदरा में कॉरपोरेशन के स्मार्ट अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा बरती गई लापरवाही खुद सड़कों पर पड़े गड्ढे के रूप में उजागर हो रही है। वडोदरा के मांजलपुर में पंचशील स्कूल निकट 5 फीट का एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है। मुख्य सड़क पर ही पड़े गड्ढे में गिरकर दुर्घटना का डर वाहन चालकों को सता रहा है। यहाँ स्थानीय निवासियों द्वारा कॉरपोरेशन को बार बार अवगत कराए जाने के बावजूद 5 दिनों से कॉरपोरेशन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता विजय बम्बुड़िया ने गड्ढे में उतरकर विरोध प्रदर्शन कर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए गए लापरवाही भरे सड़क निर्माण और कॉरपोरेशन द्वारा लापरवाही के साथ दिए गए टेंडर पर सवाल उठाए। अभी ये मांजलपुर में पंचशील स्कूल के बाहर ही ये गड्ढा हुआ है। ये जो उसको भुआ बोलते हैं गुजराती भाषा में, ये भुआ तकरीबन 5 फुट 5.5 फुट गहरा था और लगभग 3.5-4 फुट चौड़ा था। लेकिन रात को जब कल मुझे सब वालियों ने कंप्लेन किया कि 10-12 दिन हो गए हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन कोई देख नहीं रहा है, तो रात को मैं यहाँ आया, तब जाकर मैंने देखा कि यहाँ किसी को नुकसान हो सकता है। तो रात को ही मैंने यहाँ थोड़ा मेटल डाला और थोड़ा आजू बाजू में जो भी पड़ा था कचरा वो अंदर डालकर थोड़ा इसको गड्ढे को भर दिया। लेकिन अगर आज आप देखने जाओ तो पीछे देखोगे आप बच्चे लोग प्ले कर रहे हैं, वो लोग अपनी मस्ती में मस्त है। माँ बाप को ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे स्कूल गए हुए हैं। लेकिन अगर ये गड्ढा अचानक ही बहुत ही गहरा हो गया, बच्चे उनकी मस्ती में निकलते हैं और इसके अंदर गिर जाते हैं, किसी की जान हानि होती है, किसी को ईजा होती है, तो उनके माँ बाप की क्या दशा होगी। ये किसी ने जाना है, ये कि कोई मान सकता है। लेकिन यहाँ के अपने राजकारणी जो सत्ताधीश है उनको इस चीज़ की कोई पड़ी नहीं है। उनको बस इतना ही है कि हमारा शासन चलना चाहिए। अगर किसी की जान जाती है तो हमको क्या। आज 23 से 24 छोटे छोटे बच्चों की जान हरणी तालाब में गई, तो हरणी तालाब के अंदर जो बच्चों की जान गई उसके अंदर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, उसके अंदर किसी ने अपने ऊपर लिया तो कि नहीं लिया। किसी राजकारणी ने अपना इस्तीफा दिया तो नहीं दिया, मेयर ने अपनी जवाबदारी स्वीकारी नहीं स्वीकारी। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंस होगा उनके लिए। 1 या 2 बच्चे जीते हैं मरते हैं, उनको कुछ लगता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो एक ही चीज़ है कि बच्चों के माँ बाप को समझा देंगे, 2-5 लाख रुपया दे, यानी अपना काम बस हो गया। लेकिन ये जो भ्रष्ट सरकार है वो कब सुधरेगी, ये आप यहाँ दे सकते हो। अभी ये भुए के अंदर मैं बैठा हूँ, इसके अंदर देख सकते हो आप, इन्होंने कोई कामगिरी नहीं की है। इसके ऊपर जो रोड बनाया गया है वो मिट्टी के ऊपर रोड बनाया गया। यहाँ जब मैं खोद कर दिखाया मैंने, यहाँ मिट्टी के ऊपर अगर रोड है, अगर यहाँ अभी और एक बारिश गिरेगी, बारिश का माहौल बन गया है, अभी और एक बारिश गिरेगी तो ये गहरा हो जाएगा और यहाँ का पूरा रोड बैठ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर देखोगे तो पीछे स्कूल है, स्कूल का छूटने का टाइम हो जाएगा, उस टाइम पर अगर रोड अचानक ही नीचे से अगर वो पुलान हो गया और ऊपर से बच्चे ऐसा ही समझेंगे रोड है और जाने गए और 2-4 बच्चे अंदर गिर जाएंगे, 20-25 फुट गहरा गड्ढा हो गया, तो किसकी जिम्मेदारी। ये यहाँ के नहीं कॉर्पोरेटर सुन रहे हैं, न ही मेयर सुन रहा है, नहीं यहाँ का कोई राजकारणी सुन रहा है, नहीं कोई अधिकारी सुन रहा है। आज हमने जब ये बात उजागर की तब जाकर तात्कालिक अभी यहाँ पर ये लोग आए हैं काम करने। अभी यहाँ ये मजदूर लोग अभी खाना खाने बैठे हैं, खाना खाने के बाद यहाँ पर काम शुरू करेंगे। तो क्या हर वक्त हमको आपके पीछे घूमना पड़ेगा ये सब काम करवाने के लिए। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है।
कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर स्थित श्री नारायण विद्यालय को सील कर दिया गया था और अब छात्रों के हित के लिए इस सील को खोल देने की मांग की जा रही है। वडोदरा की नारायण विद्यालय स्कूल में चालू क्लास में बालकनी का हिस्सा टूटकर गिर जाने से क्लासरूम में बैठे 5 छात्रों को चोट पहुंची थी। इस मामले कॉरपोरेशन ने स्कूल को सील कर दिया था और तब से स्कूल ऑनलाइन चलाई जा रही है, लेकिन अभिभावकों की मांग पर फिर एक बार नारायण विद्यालय को कुछ घंटों के लिए खोलने की मांग के साथ अभिभावक और ट्रस्टी ने म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा से मुलाकात की और थोड़ी देर सील खोलकर स्कूल की बेंच निकालने की अनुमति मांगी। વાલીઓ મને લઈને આયા છે મારે હોબરો અને એક જ મુદ્દો છે કે સીલ ખોલાઈને બેન્ચીસો આપી દેવાની એ જ છે સીલ ખોલે ઉપર વાત એવી થઈ કે ભાઈ આકે 6 કલાકમાં સીલ ખોલી દઈએ છે બરાબર પછી બેન્ચીસો લઈ જાઓ। મૂળ પ્રશ્ન અત્યારે કયો છે 1 થી 5 નું શિક્ષણ બગડે છે મૂળ પ્રશ્ન એ છે એ સોલ્વ કરવા હું તો આવ્યો છું। તમે આ મુદ્દો ના લો મેં જવાબદારી ના હોત તો આવે તો હું કરે ટ્રસ્ટી તો જમીન દોષ કરવાનું છે તમે એ તો તમે અમને પકડો અભાવ છે ને હું એમને પકડો હું ના 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 કોઈ ટ્રસ્ટ ના ના સંકલનો નથી કોઈ ટ્રસ્ટીએ તમે કહ્યું તો મને કોઈ નામ આપો રજૂઆતો આપેલી છે ના ના સાહેબ અમે તો લેખિતમાં એવું આપ્યું છે અહીંયા આગળ કે આ તારું ખોલી નાખો બરાબર અને એને રિપેર હું આજે એવું કહું કે રિપેર કરાવો ને સારે કીધું કે અમને સીલ ખોલી આપશે ને બેન્ચીસો કાઢી આપશે અમારે અમારા છોકરાને ભવિષ્ય જોખમમાં મૂકવાના પણ નથી એ સ્કૂલમાં નહીં ખાલી અમને બેન્ચીસ મળી જાય જેથી અમારા 1 થી 5 ના છોકરા જે ઘેર બેઠા છે ભણતા થઈ જાય એનો જ આનંદ છે બીજું કોઈ અમારો ના ટ્રસ્ટી અમને કોઈ ગેરમાર્ગે નહીં દોર્યા અમે ટ્રસ્ટીને રજૂઆત કરવા ગયા કે 1 થી 5 નું અમારું શિક્ષણ ક્યારે ચાલુ થશે એમને બીજી 6 થી 8 9 થી 12 ની બેન્ચીસો બીજે ટ્રાન્સફર કરીને બીજી સ્કૂલમાં ટ્રાન્સફર કરીને છોકરાઓનું ભવિષ્ય ચાલુ કરી દીધું પણ ત્યાં 1 થી 5 માટે બેન્ચીસ ખૂટતી હતી એટલા માટે અમે ત્યાં રજૂઆત કરવા ગયા। इस मामले म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने सिर्फ बेंच निकालने की अनुमति स्कूल प्रबंधन को दी है ताकि बच्चों की पढ़ाई फिर से सुचारू रूप से हो सके। એમની સ્કૂલ પડી એટલે જે એમના જે સ્ટ્રક્ચર સ્ટેબિલિટીના એક્સપર્ટ એન્જિનિયરે એમને આપ્યું હતું એ ખાલી દેખીને એને આપ્યું હતું બિલ્ડિંગ એમને ચકાસીને કે નોન ડિસ્ટ્રક્ટિવ ટેસ્ટ કરીને કે એવું કોઈ પણ પ્રકારનું એમને સ્ટેબિલિટી સર્ટિફિકેટ આપેલું હતું જ નહીં અને એના કારણે થઈને અમે સીલ કરી છે અને એના કારણે થઈને એ જે સ્ટ્રક્ચર સ્ટેબિલિટી આપનાર જે પણ કન્સર્ન ઓથોરિટી કે જે પણ એન્જિનિયર્સ હતા એમને પણ અમે સસ્પેન્ડ અમારા પેનલમાંથી ઉડાની પેનલમાંથી અમે કર્યા છે એટલે પ્રોપર સ્ટેબિલિટી સર્ટિફિકેટ જોઈએ અને નોટ ઓનલી ધીસ સ્કૂલ પણ વડોદરાની તમામે તમામ સ્કૂલને અમે ઓલરેડી 2 થી 3 વાર નોટિસ આપી છે એમને અહીંયા સાંભળવાની તક આપી છે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંત મુજબ એમને અમે બધી જ સગવડ આપી છે એમને અવારનવાર સાંભળ્યા છે એટલે એમને પણ હું આ માધ્યમથી કહું કે જેમણે નથી કરી સ્ટેબિલિટી અને જેમણે નથી રજૂ કર્યા તો એની પર પણ ટૂંક સમયમાં પગલાં ભરવામાં આવશે અને અઠવાડિયા 10 દિવસમાં જ અમે એમાં પગલાં ભરશું। गुजरात में कांग्रेस की न्याय यात्रा को अच्छा प्रतिसाद नहीं मिल रहा है, इसलिए अहमदाबाद में ही यात्रा को समाप्त किया जा रहा है।
मैं दिल से मेरे प्यारे गुजरातियों का धन्यवाद करता हूँ। चढ़ बढ़ के इस यात्रा में प्यार, आशीर्वाद, समर्थन और अपनी समस्याएं दी है। हमारे साथी मोरबी से लेके इतने किलोमीटर तक पैदल चलते रहे, बारिश का मौसम, भीगते रहे, मौसम विपरीत होने के बावजूद कहीं पर भी यात्रा रुकी नहीं है। आज हम गांधी आश्रम यहाँ से पीसीसी से 6 किलोमीटर का आज का पैच खत्म करेंगे। कांग्रेस की न्याय यात्रा आज आखिरी चरण में आ चुकी है और आज अहमदाबाद में पहुंच चुकी है। अभी आज अहमदाबाद में वो 6 किलोमीटर की पद यात्रा करके गांधी आश्रम में जाएंगे। वहां पे चांदखेड़ा आज रात रुकने वाली है और कल यात्रा का समापन होगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये न्याय यात्रा निष्फल होते दिख रही है। 9 तारीख से जो कांग्रेस की न्याय यात्रा मोरबी से निकली थी, 23 अगस्त तक ये न्याय यात्रा अहमदाबाद तक चलने वाली है। तो कहीं कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो कहीं ना कहीं ये समापन समारोह में कहीं दिख नहीं रहे। सिर्फ कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल जो प्रदेश के मुखिया है वही सिर्फ थे। मुकुल वासनिक जो कांग्रेस के प्रभारी है वो भी आज कहीं ना कहीं दिखे नहीं है। जो धारासभ्य है जैसे शैलेश परमार है, दूसरे जो धारासभ्य है वो भी कोई जगह पे दिखे नहीं। सिर्फ जिग्नेश मेवानी दिखे। जिग्नेश मेवानी को कहीं ना कहीं यहाँ पे कांग्रेस में साइडलाइन किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की ये न्याय यात्रा पब्लिक को कैसे न्याय दिलाने में सफल रहेगी। कमल सोनी, वीएनएम टीवी, अहमदाबाद। गुजरात के वडोदरा जिले के सावली में बेकाबू ट्रक धमाके के साथ एक घर में घुस गई, जिससे घर मालिक को काफी नुकसान हुआ है। सावली में लसुंद्रा गांव है, जहां बस स्टैंड निकट से गुजर रही बेकाबू रफ्तार ट्रक एक घर में घुस गई, जिससे घर मालिक को काफी नुकसान हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक चला रहे ड्राइवर और क्लीनर हादसे को अंजाम देने के बाद ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। हादसे की पीड़ित बुजुर्ग महिला ने उनको हुए नुकसान की भरपाई मांगी है। कई बाजू થી આવતા હતા, કઈ બાજુ જતા હતા? હા, બેવ ફાસતા હતા, દારૂના પીધેલા હતા, અમે લોકો અહીંયા ગઈ હતા। શું નુકસાન થયું છે? ના હોતો અમાર હોય મારો હોતો। શું નુકસાન થયું છે? પત્રોનો મોગરો એ બધું આ બધું ઘર ને બધું ભાગી નાખ્યું, મોં ભાગી નાખ્યા। શું માંગણી છે તમારી? બે રૂમો ભાગી કાઢી, પત્રમાં રાખવા હતો સાહેબ, બરો પત્ર ભાગી કાઢ્યો। શું માંગણી છે તમારી? અમાર જેવું હતું એવું અમારે જોઈએ, બરોબર, એવું કરી આપો। गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर इलाके में स्पंदन सर्कल 4 रास्ता पर ट्रैफिक सिग्नल की मांग तेज हो रही है। वडोदरा के मांजलपुर इलाके में स्पंदन सर्कल 4 रास्ता है, जहां बार बार सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगाया जा रहा है। इंदिरा कॉम्प्लेक्स है साहब, स्पंदन सर्कल। આ જગ્યા પર કેવી ઘટનાઓ બનતી હોય છે, શું છે? અહીંયા ગાડી સાહેબ અકસ્માત નાના મોટા થયા કરે છે, એના માટે અહીંયા ગાડી ટ્રાફિક સિગ્નલ અને પેલું એ શું કહેવાય બમ્પર, જે ગાડીઓની ગતિ ઓછી થાય એવું કંઈક મૂકે તો સારું રહે। તમે કાયમ જ કહો છો તો કેટલા એક્સિડન્ટો તમે કાયમના? હા, અઠવાડિયા 15 દિવસ અહીંયા થયા જ કરે છે, નાના મોટા એક્સિડન્ટ થાય છે। કોઈ એક બેગ મરી બી ગયા છે સાહેબ બચારા। તમે આરટીઓ કે કોર્પોરેશનને શું અપીલ કરશો કે જેથી કરીને આ ઘટનાઓ ઓછી થાય? એ તો એ સાહેબ સરકાર કહે કે સિગ્નલ મૂકે અને પેલું સ્પીડ બ્રેકર કહેવાય ને એ મૂકી દે તો કદાચ એનાથી ફેર પડી શકે। આ બાબતે ગંભીરતા દાખવે તો સારું। હા હા, એવું કંઈક કરે તો સારું। સરકાર શ્રીની વિનંતી છે કે કંઈક કરે तो सारू एम। मैं पिछले 34 वर्षों से यहीं बगल में स्पंदन सर्कल के पास में हूँ। यहाँ पे मैं हमेशा देखता आ रहा हूँ, 4 तरह से रास्ते आते हैं, कोई ट्रैफिक का कंट्रोल नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई बम्पेड नहीं है। तो एटलीस्ट ट्रैफिक सिग्नल किया जाए, जिससे कि जो पास्ट में घटनाएं घटी हैं, कई लोग इस सर्कल पे एक्सीडेंट की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं, हाथ पांव तो बहुत लोगों के टूट चुके हैं। तो सरकार से आग्रह है कि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल जरूर अरेंज किया जाए, जिससे कि ट्रैफिक में हम सबको सुविधा हो सके। ट्रैफिक सिग्नल की मांग के साथ वडोदरा कांग्रेस के पूर्व उप प्रमुख रहे विनोद शाह ने अपने शरीर पर जंजीर मारकर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन विरोध प्रदर्शन के पहले ही पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। ये स्पंदन सर्कल है, मांजलपुर का स्पंदन 4 रास्ता है सर्कल। यहाँ पर हजारों स्कूल के बच्चे, श्रेया स्कूल है, भवन स्कूल है, लिटिल फ्लावर स्कूल के बच्चे रोज ये 4 रास्ते के अवर जवर करते हैं। यहाँ से उस तरफ से इस तरफ आते हैं, मगर यहाँ पे कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। यहाँ ट्रैफिक रुकता, 1 मिनट के लिए भी ट्रैफिक रुकता नहीं है। यहाँ हैवी लग्जरी बस है, सरकारी बस है, फुल स्पीड में गाड़ियाँ दौड़ रही है, लेकिन कोई स्लो नहीं जा रहा है, कोई रुक नहीं रहा है, बच्चे रोड क्रॉस नहीं कर रहे हैं। पर 20 दिन पहले 25 दिन पहले एक आदमी का यहाँ मौत हो गया। परसों रात को एक लग्जरी बस ने 3 गाड़ियों को ठोक दिया।
बराबर, अताड़ दिया यहाँ पे लारी पे। फिर एक औरत वहाँ पे मर गई, एक लड़का यहाँ पे मर गया। ऊपर ये बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कॉल सेंटर है उसकी एक लड़की का यहाँ एक्सीडेंट हुआ, उसका पैर काट दिया गया। तो यहाँ पे ट्रैफिक रुकता नहीं है। तो मेरी सरकार से ये विनती है, सरकारी अधिकारियों से विनती है, माननीय पुलिस कमिश्नर श्री से विनती है कि मैं आपको हाथ जोड़ के आपके पैर पकड़ के आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर एक ट्रैफिक सिग्नल रखवाओ ताकि ट्रैफिक रुके और लोग आराम से आजा कर सके और लोगों की जान माल की रक्षा हो सके। जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस गुजरात के सूरत में डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते सिविल हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधा चरमरा गई है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या मामले गुजरात में लगातार जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिससे सूरत के नए सिविल अस्पताल में मरीज परेशानियों का सामना कर रहे हैं। नए सिविल अस्पताल के 24 नंबर में स्किन डिपार्टमेंट है, जहां सुबह 8 बजे से मरीजों की कतारें लग जाती हैं, लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से उन्हें सुचारू सुविधा नहीं मिल पा रही है। स्किन डिपार्टमेंट में एक ही डॉक्टर फिलहाल सेवा दे रहे हैं, जिससे लंबी लंबी कतारों में लगे मरीज परेशान हैं। सूरत में आज मैं सिविल हॉस्पिटल में आया, कल भी आया था। क्यों आए थे? चमड़ी के डॉक्टर की तरफ आए। क्या हुआ यहाँ पे? आए हैं तो क्या हुआ? कल भी आए थे क्या? हमको चमड़ी की तकलीफ है इसीलिए। तो डॉक्टर कल मिले थे? नहीं, कल नहीं मिले। आज कितने टाइम से आप यहाँ? आज मैं कम से कम आधा पौन घंटा हो गया। आप लाइन में खड़े हो? आधा लाइन में खड़ा हूँ। आज कितने डॉक्टर आए? आज भी लगता है एक दो ही डॉक्टर है, बाकी अप्रेंटिस वाले वो तो कुछ काम के लिए। अच्छा, तो आप यहाँ पे सारवार करवाने के लिए आए हैं और डॉक्टर नहीं है, इसकी वजह से आप लोग लाइन में खड़ा हो रहा रहे हो, तो क्या बोलो? अभी क्या बोलो, अभी डॉक्टर साहब ही नहीं तो क्या बोलने का। अभी डॉक्टर के यहाँ किस लिए आते हैं? तकलीफ निवारण करने के लिए। मैं कतारगाम से आया हूँ, इसलिए मेरा 7 से 10 दिन से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। शनिवार को भी आया था, लेकिन डॉक्टर एक ही था। मैं 10 बजे आया था, 12:30 बजे तक मेरा नंबर नहीं आया था। बाद में आज मैं वापस आया हूँ, 9 बजे का आया था, लाइन में खड़ा था, 10:30 बजे गया है। अभी मैं डॉक्यूमेंट का ट्रीटमेंट लेके मैं बाहर निकला हूँ। डॉक्टर ने बोला है शनिवार को एक ही डॉक्टर था, अभी 3 डॉक्टर, टोटल 5 डॉक्टर अभी है, ट्रीटमेंट जल्दी हो रहा है। गुजरात के वडोदरा के फतेहगंज इलाके में असामाजिक तत्वों की शिकायत मिलने पर ठेले वालों को हटा दिया गया है, जिस पर ठेले धारकों ने आपत्ति जताई है। वडोदरा के फतेहगंज ब्रिज से सयाजी बाग तक कई ठेले लगाए जाते हैं। इन ठेलों के खिलाफ वडोदरा महानगर पालिका में शिकायत की गई थी और असामाजिक माहौल बढ़ता जा रहा होने के आरोप लगाए गए थे। इस मामले प्रशासन द्वारा ठेले धारकों को हटा दिया गया है, जिससे उनको 2 वक्त की रोटी तक मिलना मुश्किल हो गया है। लारीओ पर રાત્રે મગજમારી થઈ છે કે જે થયું છે તે દુકાનો પર થયું છે, જે આખી રાત દુકાનો ચાલે છે ત્યાં રાત્રે 12 વાગ્યા પછી 2 વાગ્યા પછી એ બનાવો બને છે અને એની સજા લારીઓવાળાને આપે છે। એ ખોટી વાત છે। જો લારીઓવાળાનું કસૂર હોય ને એ રીતે એમને સજા આપતા હોય તો વાત દીધી છે। આજે 2 દિવસ થઈ ગયા લારીઓ બંધ કરાવી દીધી છે। લારીઓ પર કંઈ નુકસાન થતું હોય તો તમે એની સામે એક્શન પગલાં લો, વાત જુદી છે, પણ અહીં તો એવું કશું છે જ નહીં। અમે નિયમ પ્રમાણે જે કોર્પોરેશનના પૈસા ભરવાના હોય છે તે ભરે છે, દરેકને પાવતી છે અને દરરોજ સવારે ચાલુ કરે અને રાતના 11 વાગ્યા પહેલાં લારીઓ બંધ થઈ જાય છે અને આ ખોટી રીતે કોર્પોરેશન તરફથી અને ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી બંધ કરાવવામાં આવે છે। માટે મહેરબાની કરે, અમારા ગરીબો પર દયા કરે અને આ લારીઓ ગલ્લા ચાલુ રહેવા દે। અમે રોજ કમાઈને રોજ ખાનાર માણસો છે। અહીંયા કોઈ સંગઠન દ્વારા ડેપ્યુટી મેયરશ્રીને અપીલ કરી હતી કે ભાઈ અહીંયા કોઈ કારણસર અહીંયા છેડતીનો બનાવ બન્યો છે, મારામારીનો બનાવ છે, કોઈ પર્ટિક્યુલર કોમ દ્વારા આ બનાવ કરવામાં આવ્યો છે, એવી કોઈ પોલીસ ચોપડે કોઈ અત્યાર સુધી ફરિયાદ થઈ નથી। પરંતુ કોઈ કારણસર ફતેહગંજની એકતાને કેવી રીતે તોડવાની, એટલે એનો પ્રથમ પ્રયાસ રૂપે આ લારી ગલ્લાઓને હટાવી અને એવી લોકોને કેવી રીતે બેરોજગાર કરવા એની પર ધ્યાન પ્રવરે છે। એટલે આ ફતેહગંજ વિસ્તારે તમામ લોકો, ધર્મ જાતિના લોકોનો આ ફતેહગંજ છે। અહીંયા તમામ જાતિના લોકો રહે છે। આ ભાઈ છે કહાર છે, પેલા ભાઈ મરાઠી છે, એટલે બધા જ લોકોની આ લારીઓ છે। એટલે મારી તંત્રને અપીલ છે કે તમે કોઈ પણ ગેરમાર્ગે દોરાયા વગર આ લોકોને ન્યાય આપો। આ લોકોને જો આજે આ લારીઓ તો સયાજીગંજમાં કે પોલીસ બધે જ છે, તો ફતેહગંજની જ લારીને કેમ ઉઠાવવાનું પર્ટિક્યુલર? અને એવો કોઈ બનાવ અહીંયા પોલીસ ચોપડે બી નથી થયો અને ખાલી કોઈ સંગઠન દ્વારા ગયા અને ત્યાં રજૂઆત કરીને તરત એક્શન લઈ લે,
તે વાત તદ્દન ખોટી છે. આ વાતને અમે તદ્દન વખોડીએ છીએ. જો આજે તમારા મીડિયા દ્વારા કોર્પોરેશન નહીં જાગે તો અમે કાલે કમિશનર અને મેયરશ્રીને આવેદન આપી અને આની પર ઘટતું કરવાની અમે વિનંતી કરીશું. गुजरात के वडोदरा में वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन ने नवनियुक्त एफआरसी कमेटी के सदस्यों की शुभेच्छा विजिट की. वडोदरा में शिक्षा के क्षेत्र में वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन कार्यरत है. इस संगठन द्वारा नवनियुक्त एफआरसी कमेटी के सदस्यों की शुभेच्छा मुलाकात की गई और एफआरसी मामले कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें संगठन के अध्यक्ष किशोर पिल्लई और संस्था के पदाधिकारी की उपस्थिति रही. आज वाली मंडल साथे शुभेच्छा मुलाकात थई छे अने पिल्लई साहेब साथे एमना मित्रों साथे डिस्कशन कर्युं अने जे एफआरसी ना कायदा प्रमाणे अमारुं जे कार्य चाली रह्युं छे ए अमारी जवाबदारी सारी रीते निभावीशुं अने विद्यार्थीओने न्याय मळे અને શાળા સંચાલકોને ન્યાય મળે એ રીતે એફઆરસીના કાયદામાં રહીને અમે અમારું કાર્ય કરશું. એમના જેવા પ્રશ્નો લેખિતમાં આવશે એ પ્રમાણે અમે અમારી રીતે સોલ્યુશન કરશું. કાયદામાં રહી અને કાયદો જે કહેશે એ પ્રમાણે કાર્ય થશે. અમારી જે જવાબદારી છે, અમને જે જવાબદારી આપવામાં આવી છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત દ્વારા, અમે કાયદામાં રહીને વાલીઓને પણ જે રીતે મદદરૂપ થઈ શકે એ રીતે મદદરૂપ થઈશું અને શાળા સંચાલકોને જે પ્રશ્ન છે એમના પણ સાંભળીશું અને વાલીઓના પણ સાંભળીશું. ખાલી શુભેચ્છા મુલાકાત હતી અને તેમ છતાં એફઆરસી ચેરમેન અને અન્ય સભ્યોને અમે એમના ધ્યાનમાં બે ત્રણ મુદ્દા લાયા જે સ્કૂલવાળા એકાઉન્ટ્સની અંદર જે પ્રોબ્લેમ કરીને એમના તરફેણમાં ઓર્ડર લઈ જાય છે એ મુદ્દા ઉપર એફઆરસી ચેરમેન અને કમિટીના ધ્યાન દોરાયું. અને વડોદરાની અંદર કોન્સેપ્ટ સ્કૂલ, જે કોન્સેપ્ટ સ્કૂલ એટલે સ્કૂલની અંદર ફીસ ભરવાનું અને ઉપરથી પ્રાઇવેટ ટ્યુશન ફીસ ભરવાનું, દિવસમાં હાજરી સ્કૂલમાં ભરતા નથી અને સ્કૂલ ટાઈમિંગમાં ટ્યુશન સેન્ટરોમાં જઈને હાજરી ભરે છે. એટલે પેરેન્ટ્સના રિચ પેરેન્ટ્સ માટે એ ફેસિલિટેટેડ છે અને બાકી પેરેન્ટ્સ માટે એ નુકસાનકારક છે. એ મુદ્દા બી એફઆરસી કમિટી સમક્ષ અમે લાયા. गुजरात के वडोदरा में संगम 4 रास्ता के पास नगर पालिका द्वारा इमारत ध्वस्त करने पर सवाल उठे हैं. वडोदरा के संगम 4 रास्ता निकट धवल 4 रास्ता पर स्थित इमारत पर अचानक वडोदरा महानगर पालिका ने कार्यवाही शुरू कर दी है. सालों से वैध रूप से चल रही ये इमारत अचानक कैसे अवैध हो गई, उस पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पवन गुप्ता ने सवाल उठाए हैं. वैसे वडोदरा महानगर पालिका का इस पर कहना है कि पहले भी बिल्डर को नोटिस दिए गए थे, लेकिन अवैध निर्माण दूर नहीं किए जाने पर पालिका ने खुद कार्यवाही शुरू की है. 4 रास्ते पर ही हो रही इस कार्यवाही में पुलिस बंदोबस्त तो तैनात किया गया है, लेकिन बैरिकेडिंग के बिना ही तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है, जिससे अप्रिय घटना का डर भी लोगों को सता रहा है. वडोदरा शहर का पूर्व विस्तार संगम 4 रास्ता के पास वार्ड नंबर 4 की कचहरी के बाजू में ही एक इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम पिछले 4 सालों से चल रहा है. चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो वार्ड नंबर 4 की जो ऑफिस आई है, ये पूर्व जोन कहा जाता है, जिसमें पूर्व जोन के असिस्टेंट कमिश्नर भी और डेप्यूटी कमिश्नर दोनों की कैबिन यहीं आई हुई है. साथ ही साथ ये जो वार्ड लगता है, ये वार्ड वडोदरा शहर के प्रथम नागरिक जैसे पिंकी बेन सोनी जो मेयर है, उनका भी ये स्थानिक वार्ड लगता है. 4 सालों से कचहरी के एग्जैक्ट बगल में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन चलता हो और कॉर्पोरेशन के अधिकारी उस पर ध्यान ना दे. सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह वो होता है कि क्या इन अधिकारियों को इस बिल्डर के पास से कोई रकम मिली थी इस पे न ध्यान देने की, और आज कहीं उनके सौदे में कुछ गड़बड़ी हुई इसलिए उन्होंने ये तोड़ने आया. क्योंकि 4 साल तक कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद कॉर्पोरेशन की कचहरी से बिल्कुल बगल की इमारत होने के बावजूद अगर कॉर्पोरेशन ध्यान न देता हो और 4 साल के बाद अचानक से इसे तोड़ने आता हो, तो ये बात जाहिर होती है कि कॉर्पोरेशन में बैठे हुए अधिकारियों की कहीं ना कहीं मिलीभगत रही होगी, तभी ये कंस्ट्रक्शन हुआ था. उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आज सुबह जब इस दबान को तोड़ने का काम शुरू करने में आया, तब किसी उच्च अधिकारी के फोन आने की वजह से दबान की टीमों ने इस कंस्ट्रक्शन साइट को तोड़ना बंद किया. पर कहीं ना कहीं मीडिया और जनता जागरूक होने की वजह से ये इलीगल कंस्ट्रक्शन पे दबाव बना और दोबारा से इसे तोड़ने का काम शुरू करने में आया. हालोल पावागढ़ रोड पर सिंधवाव मंदिर निकट यमुना कैनाल पर केमिकल वेस्ट का गोदाम है. यहां से 3 दिन पहले वेस्ट केमिकल के बेरल धोया हुआ जहरीला केमिकल युक्त पानी यमुना कैनाल में छोड़ा गया था, जिससे 2 दिनों में कैनाल और गांव के तालाब की हजारों मछलियां तड़प तड़प कर मर गई हैं. इतना ही नहीं, कैनाल का पानी पीने वाले पशु भी मर रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों में डर का माहौल देखने मिल रहा है. आ केमिकल ना बेरल धोवाथी आव घटना बनी है.
પાવાગઢ રોડ સાંઈબાબા મંદિરની સામે ગોડાઉન છે કાંટાની બાજુમાં કેમિકલ રાતે 5 વાગ્યા પછી છોડે છે આ લોકો। પછી એ અમારે બધા છોરા બોરા નાના મચ્છી એટલી મરી ગઈ છે, નાના છોકરા પણ આવી જાય છે તો ખજૂરી થાય છે। પછી અમે કેવા ગયા એને તો કે મારા હપ્તા ચાલે છે એવું બોલે અને અમારો બળદ બી ઓફ થઈ ગયો છે અને કોતેડાનું પાણી આવે છે એની અંદરથી એ મોટર પાઇપ લગાવેલી છે અને બેરલો ધોવે છે। પેલો શું બધે ગોધરા બી હપ્તો ચાલે છે, હાલોલ બી ચાલે છે એવું બોલેલા એ ભાઈ ગોડાઉન વાળા। પછી આ બીજી ફેર આવું ના થવું જોઈએ, પોલીસ फरियाद થવી જોઈએ। घटना की जानकारी पाने के बाद हालोल नगर पालिका के चीफ ऑफिसर ने हरकत दिखाते हुए जिला कलेक्टर और गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मामले की जानकारी दी है और मरी हुई मछलियों को तालाब और कैनाल से बाहर निकालकर दूषित पानी भी खाली किया जा रहा है। 14 तारीखना रोज यमुना केनाल में दूषित केमिकल वाला पीपड़ा धोई અને કેમિકલ યમુના કેનાલમાં વહાવી અને ગામ તળાવમાં એ દૂષિત પાણી આવે એવી રીતે અમુક ઈસમોએ કાર્યવાહી કરેલ છે। તો આવા ઈસમો સામે હાલોલ નગરપાલિકાએ પોલીસ ફરિયાદ આપવાની તેમજ જીપીસીબી સાથે સંકલનમાં રહી અને આ લોકોનું સઘન ચેકિંગ કરી અને તેમની પાસે તેમની માલિકીના ને જે કોઈ પુરાવા હોય તે બધું માંગવાની આજે નોટિસ આપવામાં આવેલી છે અને આ બાબતની જાણ કલેક્ટર સાહેબને પણ લેખિતમાં કરવામાં આવેલ છે અને આવા ઈસમો સામે કડક હાથે કાર્યવાહી કરવામાં આવનાર છે તેમજ પોલીસ ફરિયાદ કરી અને તેમને આવા કૃત્ય માટે થઈને આકરામાં આકરી સજા થાય તેવો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે। આ દૂષિત પાણીથી માછલીઓ મરી ગઈ છે અને એ જે આવ્યું છે ગોડાઉન ત્યાં નજીકમાં કોઈ આદિવાસી ભાઈના બળદ પણ મરી ગયા છે એવું પણ ધ્યાનમાં આવેલ છે। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं का बिजली का बिल कई गुना बढ़ गया है। सैकड़ों रुपयों का बिल अब हजारों रुपयों का हो गया है, जिससे परेशान उपभोक्ताओं ने किसान नेता डीपी धाकड़ के नेतृत्व में जावरा थाने का घेराव कर MPEB के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। बिजली उपभोक्ताओं ने थाने के बाहर मामले पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ठोस कार्यवाही की आवश्यकता जताई है। SC/ST आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध हो रहा है, जिसके चलते आज भारत बंद का आह्वान किया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी इस बंद का असर दिखा, जहां बंद करवाने के लिए पुलिस और भीम आर्मी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, लेकिन यहां आवश्यक सेवाएं जारी रही। मंदसौर में BSP, भीम आर्मी, जैज आजाद समाज पार्टी, अहिरवार समाज, जाटव समाज समेत के संगठनों ने बंद का समर्थन किया। माननीय बहन जी के निर्देशानुसार हमने पूरे भारत बंद का समर्थन बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया था। इसी तहत में जिला स्तर पर हमारे द्वारा भी बंद का आह्वान किया गया एवं समर्थन कर रैली निकाली गई और रैली के पश्चात महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। आरक्षण में उपवर्गीकरण पर उच्चतम न्यायालय द्वारा 1 अगस्त को दिए गए फैसले के खिलाफ प्रदेश के ही नहीं देश के सभी SC/ST OBC के संगठनों द्वारा आज प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया गया था, जो बहुत ही सफल रहा और सभी संगठनों ने एक राय में अपने इस प्रदर्शन के खिलाफ आवाज उठाई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो वर्गीकरण का आदेश दिया गया है यह संविधान में दिए गए प्रावधानों के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी विभिन्न संगठन द्वारा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। भारत बंद को सफल बनाने के लिए सपा, बसपा, असपा समेत के दलों ने समर्थन किया और मामले का विरोध किया। इस मौके पर जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके। माननीय उच्च न्यायालय ने जिस तरह से SC/ST के वर्गीकरण में जो फैसला दिया है उसमें सुधार के लिए आज हमारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग ज्ञापन के माध्यम से धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देने के लिए
डीएम साहब से मिलने के लिए आए। यहाँ पे जनपद के कई संगठनों द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। हम लोगों ने मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस फोर्स की पर्याप्त संख्या में ड्यूटीज़ लगाई हैं। अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है कि लगभग 3 संगठन राजनीतिक दलों द्वारा ज्ञापन देने का प्रोग्राम है उनका आज का, एक के द्वारा अभी दिया गया ज्ञापन, बाकी 2 लोग अभी रास्ते में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो फैसला 7 सदस्यों की पीठ ने दिया है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। मुल्क जब संविधान हमारा प्रभावी हुआ 26 जनवरी 1950 को, लगभग 75 साल होने को है, और सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता और राजनीतिक असमानता इस कदर है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह का निर्णय सब क्लासिफिकेशन के लिए देना तर्क संगत कतई नहीं है और ये संविधान विरोधी भी है। संविधान में बाबा साहब और तमाम संविधान निर्माताओं ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था दी जो हजारों साल से उपेक्षित जातियां रहीं, उसके बाबत एक स्पेशल क्लास बनाया जिसको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नाम से जाना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में भी सब क्लासिफिकेशन की बात कह दी और कुछ ऐसे बिंदुओं को लेकर आया है सुप्रीम कोर्ट जो एक पूरी भारत की एक जो सामाजिक ढांचा है उसको तितर बितर कर देगा। भावनगर जिले के पालीताना तालुका में संविधान बचाओ भारत बचाओ के नारेबाजी के साथ बंद करवाया गया। पालीताना के दलित अग्रणियों ने भावनगर रोड जकातनाका निकट से अंबेडकर चौक तक रैली निकाली, जिसमें कई दलित अग्रणी शामिल हुए और भारत बंद के आंदोलन का समर्थन किया। गुजरात के दाहोद में भी भारत बंद के ऐलान को समर्थन मिला। यहाँ सभी व्यापारियों ने भारत बंद में जुड़ते हुए दुकानों को बंद रखा। SC/ST वर्ग के लोगों द्वारा जय भीम के नारों के साथ इस मौके पर रैली निकाली गई और उपजाति वर्गीकरण का विरोध किया गया। બંધારણ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે આ દેશને આપ્યું અને વિશ્વનું સર્વશ્રેષ્ઠ બંધારણ આપણા ભારત દેશનું છે અને એ જ બંધારણની અંદર SC, ST, OBC અને માઇનોરિટીને જે કંઈ હક અને અધિકારો બાબા સાહેબે આપેલા છે એ હક અને અધિકારોને દૂર કરવાનું અને અમારી અંદર કોમની અંદર એક નવી અનામતની નીતિ ઊભી કરી અમારા ભાગલા પાડવાનો જે સરકાર પ્રયાસ કરી રહી છે હાઈકોર્ટના માધ્યમથી એ અમે રાખીશું નહીં, એ અમે ચલાવી લઈશું નહીં। ST, OBC, માઇનોરિટી બધા ખૂબ આક્રોશિત છે અને આ ભાજપની સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટના માધ્યમથી આરક્ષણ જે અમને બંધારણમાં મળ્યું છે, બાબા સાહેબ આંબેડકર, ગાંધી બાપુ બધાએ જે અમને આપ્યું છે એની છેડછાડ કરવા માટે આજે એ લોકોએ સુપ્રીમ કોર્ટથી એક પગલું ભર્યું છે। અમે એમ કહીએ છીએ કે આરક્ષણનો મુદ્દો જો કોઈ પણ ફેરફાર કરવાનો હોય તો લોકસભામાં જ થઈ શકે, એ કોઈ કોર્ટ તરફથી બી ના થાય, એ કે સરકાર તરફથી બી ના થાય। SC/ST क्रीमी लेयर के विरोध में गुजरात के मेहसाणा में भी समाज के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इस मौके पर भीम आर्मी द्वारा एक आवेदन भी दिया गया। मेहसाणा जिला में बंद को मिला जुला प्रतिसाद मिला। कई जगहों पर बाजार संपूर्ण बंद दिखे, वहीं कई जगहों पर आंशिक बंद दिखाई पड़ा। माननीय सुप्रीम कोर्टનો જે અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિ સમાજના જે આરક્ષણના વર્ગીકરણ ક્રિમી લેયર ઉપર જે ચુકાદો આપ્યો એ ચુકાદાના વિરોધની અંદર આજે 21 ઓગસ્ટે સમસ્ત અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિ OBC સમાજના લોકોએ જે બંધનું આહવાન કરેલું એ બંધના આહવાનને અમે સમર્થન આપવા માટે અને બંધને સફળ બનાવવા માટે આજે અમે અહીંયા રસ્તા ઉપર ઉતર્યા છીએ। गुजरात के वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने रेलवे विभाग से वडोदरा शहर जिले के लिए विभिन्न मांगे की हैं। गुजरात के अहमदाबाद में पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर के साथ वडोदरा मंडल के सभी सांसदों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने वडोदरा विभाग की विभिन्न मांगे रेलवे समक्ष रखी हैं, जिसमें वडोदरा से शिरडी के लिए नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की मांग की गई है।
द्वारकाधीश के दर्शन के लिए अहमदाबाद से ओखा की वंदे भारत ट्रेन को वडोदरा तक एक्सटेंशन देने की मांग की गई है। अलकापुरी अंडरब्रिज के ऊपर ओवरब्रिज बनाने की भी मांग की गई है। अनगढ़ सिंदरोड इलाके के किसानों को जमीन अधिग्रहण का मुआवजा देने की मांग भी रेलवे विभाग से की गई है। वडोदरा गोधरा ट्रेन को अलिंद्रा स्टेशन पर स्टॉपेज देने की मांग सांसद ने की है। साथ ही वडोदरा गोरखपुर ट्रेन को छपरा तक एक्सटेंड करने की और अनगढ़ गांव में ओवरब्रिज निकट सर्विस रोड बनाने की भी मांग वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने रेलवे विभाग से की है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।